स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। प्राचीन भारत के सीरीज में जो टॉपिक चल रहा है वो आपका टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को हमने पहले ही चर्चा में वैदिक काल को दो पार्ट में, दो भागों में बांटा था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो अब जो चर्चा में आज शुरू करना है, इसके पहले भी हमने देखा था, दो वीडियो डाला था उत्तर वैदिक काल पर। तो उत्तर वैदिक काल की कुछ मूलभूत बातों को बताने के बाद हमने उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, इन दोनों पर चर्चा पहले की वीडियो में किया था। आज जो उत्तर वैदिक काल पर हम बात करेंगे उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति। तो ये उत्तर वैदिक काल इसकी आर्थिक स्थिति। तो जैसा कि पहले की वीडियो में भी आपने देखा होगा कि किसी भी काल की जब आर्थिक स्थिति की हम बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र की बात करते हैं, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में हम देखते हैं कृषि, पशुपालन और संसाधन, प्राकृतिक संसाधन आता है। द्वितीय क्षेत्र में शिल्प और उद्योग आता है और तृतीय क्षेत्र में व्यापार, यातायात और संचार, परिवहन और यातायात की बात करते हैं, वो आता है। तो यहाँ पर हम उसी चीज़ को हम आगे अब बताने जा रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में कृषि, पशुपालन, प्राकृतिक संसाधन, उसके बाद शिल्प एवं उद्योग, व्यापार, यातायात एवं परिवहन। तो आर्थिक क्षेत्र में हम इतनी चीज़ों की चर्चा अभी करेंगे। यहाँ पर एक एक चीज़ को लेकर के हम चलते हैं, कि सबसे पहले कृषि की बात करें। तो जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। कृषि अर्थव्यवस्था की शुरुआत के पीछे रीजन ये था, कृषि का विकास हुआ, उसके पीछे रीजन था लोहे का आविष्कार। तो लोहे के आविष्कार से कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ और उस कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के फलस्वरूप लोगों का जीवन स्थिर हो गया। लेकिन इसके साथ ही एक बात यह भी है कि उत्तर वैदिक काल में यद्यपि कृषि अर्थव्यवस्था का विकास तो हुआ था, लेकिन अभी भी कृषि का जो उत्पादन हो रहा था बहुत व्यापक पैमाने पर नहीं हो रहा था। कृषि अभी अपनी आरंभिक अवस्था में ही थी, इसलिए कि जो कृषि कार्य में हल का प्रयोग होता था, उस हल में अधिकांशतः लकड़ी के फाल वाले हल का प्रयोग होता था। यद्यपि कि धातु के चोंच वाले फाल प्रवीरवंत का भी उल्लेख उत्तर वैदिकालीन ग्रंथों में हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ और इसके फलस्वरूप स्थिर जीवन की शुरुआत हुई। तो कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, इसके लिए हमारे पास क्या प्रमाण है? तो यहाँ पर अब देखिए, इसकी कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, हमने यहाँ पर लिखा कि कृषि का विकास हुआ, जिसे निम्न प्रमाणों से समझा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर यह है कि उत्तर वैदिक काल में जो हम बताते हैं कि भूमि के स्वामित्व का विकास होता है। पहली बात कि उत्तर वैदिक काल में भूमि के स्वामित्व का विकास होता है, भूमि का मालिक अब राजा हो जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यद्यपि लोगों के निजी भूमि भी थी, भूमि का मालिक राजा हो गया, लोगों की निजी भूमि भी थी। दूसरी बात हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में
विभिन्न प्रकार के अनाजों का उल्लेख हमें मिला है। तो उत्तर वैदिककालीन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनाजों का उल्लेख मिला है। उसमें सबसे हम पहले बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार के अनाजों का उल्लेख हुआ है। जैसे हम कहते हैं कि जैसे हम गोधूम, उत्तर वैदिक काल में विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गोधूम गेहूं के लिए, व्रीहि ये चावल होता था, यव ये जौ होता था। तो हमने कहा कि उत्तर वैदिक काल में के ग्रंथ यजुर्वेद में कई प्रकार के अनाजों का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ अथर्ववेद में, अथर्ववेद की अगर हम बात करें, अथर्ववेद की बात करें तो यहां पर भी चावल के दो किस्म का उल्लेख हुआ है। अथर्ववेद में चावल के दो किस्म का, व्रीहि एवं तंडुल, ये चावल के दो किस्म हैं। इन दोनों का उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अथर्ववेद में, ठीक है, नहर जिसके लिए कुल्या शब्द का प्रयोग हुआ है, नहर का भी अर्थात कृषि के साथ साथ सिंचाई के साधन के रूप में नहर का उल्लेख हुआ है, जिसे कुल्या कहते हैं। दूसरी बात कि अथर्ववेद में हम देखते हैं कि उर्वरक का भी उल्लेख हुआ है। उर्वरक मतलब हम करिशु, शाकम उर्वरक के लिए कहा गया है, करिशु और शाकम, इसका उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। तो हम यहां पर देखते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनाजों का उल्लेख हुआ है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं का उल्लेख हुआ है। जैसे क्या होता है, विभिन्न प्रक्रिया क्या होती है कि कृषि की बुआई हुई, पहले जमीन की जुताई हुई, फिर बुआई हुई, फिर उसकी कटाई हुई और फिर उसकी मड़ाई हुई। तो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में ये विभिन्न प्रक्रिया, कृषि से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं का हमें उल्लेख हुआ है। तो ये आपने देखा कि उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में कृषि से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं का उल्लेख हुआ है। साथ ही साथ हमने कहा कि ये यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार के अनाजों का उल्लेख हुआ है। अथर्ववेद में चावल के दो किस्म, दो प्रकार, और इसके साथ साथ कृषि सिंचाई के साधन के रूप में, ठीक है, नहर कुल्या का उल्लेख हुआ है। इसके साथ साथ उर्वरक का उल्लेख हुआ है। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये दर्शा रही है कि उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था। ये आप देख रहे हैं, कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में। इसकी चर्चा हमने यहां पर किया। यद्यपि हमने कहा कि कृषि इस समय अपनी आरंभिक अवस्था में थी कृषि, और कृषि आरंभिक अवस्था में होने के कारण क्या होता है कि जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है वो सरप्लस प्रोडक्शन शुरू में नहीं हुआ। सरप्लस प्रोडक्शन लास्ट में, उत्तर वैदिक काल के लास्ट में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता है, जो बुद्ध का काल माना जाता है। और उस समय भारत में सेकेंड अर्बनाइजेशन होता है, द्वितीय नगरीकरण होता है। इसके बाद हम देखते हैं पशुपालन की बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में ये पशुपालन जो था वो द्वितीय पेशा था, सेकेंडरी पेशा था। प्राथमिक पेशा इनका कृषि था। तो पशुपालन जो इस समय होता था, पशुपालन के दो उद्देश्य थे उत्तर वैदिक काल में। एक तो आर्थिक कारण, दो कारण थे पशुपालन के, एक सामरिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण। तो सामरिक और आर्थिक कारणों से उत्तर वैदिक काल में पशुपालन होता था। यद्यपि कि ऋग्वैदिक काल में जो पशुपालन होता था वो जीविकोपार्जन के लिए होता था। तो यहां पर जीविकोपार्जन का मुख्य साधन अब कृषि हो गया है, जबकि ऋग्वैदिक काल में जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, पशुपालन था। तो यहां पर हमने कहा कि उत्तर वैदिक काल में पशुपालन जो हो रहा था वो सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से हो रहा था, दोनों कारणों से पशुपालन हो रहा था। इस समय जो पशु की हम बात करते हैं, जैसे इस समय जो पशुपालन हो रहा था, गाय, बैल, घोड़ा, भैंस, बकरी से, ये तमाम तरह के पशु इस समय में पाले जाते थे। तो यहां पर जैसे आप देखिए घोड़े की बात है, तो घोड़ा सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पशु था। घोड़ा सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पशु इसलिए
कि एक तो रथ में घोड़े का प्रयोग होता था, घोड़े पे चढ़कर के लोग युद्ध करते थे। चूंकि अब साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का विकास हुआ और इसमें जिसके पास मजबूत सैन्य बल होगा, जो राजा शक्तिशाली होगा, वो अपने क्षेत्र का विस्तार करेगा। तो घोड़ा चूंकि सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, यहां पर आपने देखा। दूसरा यहां पर हम लिखते हैं दूसरे पशु के रूप में बैल। बैल का मुख्य रूप से प्रयोग जो होता है वो कृषि कार्य में होता था। तो बैल का प्रयोग मुख्य रूप से कृषि कार्य में होता था, इसलिए बैल जो है वो आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। बैल का प्रयोग कहां पे होता था? कृषि कार्य में होता था, इसलिए बैल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके बाद है गाय। गाय जो है यह भी आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पशु है। जैसे आपने देखा इसके पहले कि ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय को माना गया है। गाय के लिए ही संघर्ष होता था। यहां पर भी गाय महत्वपूर्ण पशु है और गाय चूंकि इस समय मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हुआ है, तो मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हुआ है, इसलिए विनिमय के साधन के रूप में वस्तुओं का प्रयोग तो होता था, साथ ही साथ विनिमय के माध्यम के रूप में गाय का भी प्रयोग होता था। तो इसलिए गाय इस समय में धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पशु तो थी, इसके साथ साथ गाय आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण पशु थी। तो यहां पर हमने आपसे कहा कि उत्तर वैदिक काल में पशुपालन करने के पीछे दो उद्देश्य थे, एक सामरिक और दूसरे आर्थिक। निम्न पशुओं के माध्यम से आपने देखा कि इन पशुओं की सामरिक और आर्थिक महत्ता इस समय में थी। तो ये आप देखिए पशुपालन को। इसके बाद हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। इस समय में सोना, चांदी, टीन, लोहा, ये सब के सब महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। सोना, चांदी, टीन, लोहा, ये सब के सब महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिसकी उपयोगिता इस समय में होती थी। तो ये आपने देखा प्राकृतिक संसाधन को। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर उद्योग धंधों की, शिल्प एवं उद्योग की, तो उत्तर वैदिक काल में हमने अभी प्राकृतिक संसाधन के रूप में बताया है कि प्राकृतिक संसाधन के रूप में लोहे की बात किया है। ऋग्वैदिक काल में लोहे की उपलब्धता नहीं थी। यहां पर दो नवीन धातु चांदी और लोहे की बात किया। ऋग्वेद में चांदी का उल्लेख नहीं है, लेकिन उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में चांदी का उल्लेख किया गया है। चांदी का भी है और लोहे का भी है। तो ये दो नवीन धातु हमें इस समय में मिले हैं और इस कारण से इस समय में विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों का विकास भी हुआ था। जैसे हम कहते हैं कि यहां पर एक है तांबा उद्योग। ठीक है, तांबा उद्योग ये देखा गया कि 1000 ईसा पूर्व में पश्चिमी बिहार एवं उत्तर प्रदेश में, मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मध्यवर्ती उत्तर प्रदेश में तांबे के उद्योग लगे हुए थे। इसके साथ साथ इस समय में लौह उद्योग की बात करेंगे कि 1000 ईसा पूर्व में, उसके बाद 1000 ईसा पूर्व से आगे की बात हम करते हैं कि विभिन्न प्रकार के लोहे के उपकरण के प्रमाण मिले हैं। जैसे गांधार में 1000 ईसा पूर्व से ही मिलने लगते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि 800 ईसा पूर्व तक आते आते विभिन्न छोटे छोटे लोहे के उपकरण हमें मिलने लगे हैं। इसका मतलब इस समय में वहां पर लौह उद्योग लगे हुए थे। इसके साथ साथ हम देखते हैं यहां पर मृदभांड उद्योग। इस समय उत्तर वैदिक काल में विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन के भी प्रमाण मिले हैं। तो विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन के प्रमाण मिले, इसका मतलब है कि इस समय भारत में मृदभांड उत्तर वैदिक कालीन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे थे। आगे चलकर के हम देखेंगे लाल मृदभांड, काला मृदभांड, लाल और काला मृदभांड, चित्र धूसर मृदभांड। तो ये सब हम कला में भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे, लेकिन हम बताएं कि विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन के प्रमाण उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में हमें मिलते हैं, उसमें उल्लेख हुआ है। तो ये कुछ उद्योग धंधे यहां पर लगे हुए थे जिसकी चर्चा हमने किया यहां पर।
इसके बाद हम चर्चा करते हैं व्यापार की, कि इस समय व्यापार वाणिज्य का भी विकास हुआ था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। तो अब देखिए, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ कैसे हुआ। जब भी किसी काल की हम बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें, तो प्राइमरी सेक्टर जब मजबूत है, सेकेंडरी सेक्टर में काम हुआ है, तो निश्चित रूप से टर्सरी सेक्टर का काम तेजी से आगे होगा। तो यहां पर चूंकि कृषि का विकास हुआ था, उद्योग धंधे लगे हुए थे, तो जाहिर सी बात है व्यापार वाणिज्य का विकास होगा। हमने ऋग्वैदिक काल की व्यापार के विषय में चर्चा किया था और बताया था कि व्यापार का स्पष्ट प्रमाण ऋग्वेद में नहीं मिला है। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में व्यापार का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन पणि शब्द का उल्लेख हुआ था जिसका अर्थ व्यापारी होता है। इसका मतलब यह था कि ऋग्वैदिक काल में भी व्यापार वाणिज्य हो रहे थे। अब आइए यहां पर कि उत्तर वैदिक काल में व्यापार का विकास हुआ था, इसे निम्न उदाहरण से या निम्न प्रमाण से हम समझ सकते हैं। नंबर एक बात पहले देखिए कि इस समय उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में, हम उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों की बात कर रहे हैं, उसमें बाट माप के कुछ पैमाने का उल्लेख हुआ है। बाट माप के पैमाने का उल्लेख हुआ, इसका मतलब बाट माप का उल्लेख हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अब व्यापारिक गतिविधियां वहां पर हो रही है। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे बाट माप के लिए कृष्णल, निष्क, शतमान, ठीक है, कृष्णल है, निष्क है, शतमान है, द्रोण है, इन सब चीजों का उल्लेख हुआ है। कृष्णल जो होता था, कृष्णल का वेट जो होता था 1 रत्ती होता था। कृष्णल का वेट 1 रत्ती होता था, और 1 रत्ती मतलब 18। आज के अगर 1 रत्ती की बात करें, उस समय की 1 रत्ती, आज की अगर हम वेट की उसकी बात करें कि आज उसका वेट कितना होता था, तो 18 ग्राम होता था। निष्क और शतमान जो था वो 320 रत्ती के बराबर होता था। निष्क और शतमान 320 रत्ती के बराबर होता था। और द्रोण जो था वो माप के एक पैमाना, मतलब एक तरह से माप का एक पैमाना था द्रोण जो था। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के बाट माप का उल्लेख उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में हुआ। इससे निष्कर्ष निकलता है कि इस समय व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ था। दूसरी बात यहां पर देखिए कि उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ हम बात करते हैं शतपथ ब्राह्मण की, उसमें ब्याज पर धन देने की बात की गई है। ब्याज पर धन देने को कुसीदिन कहा जाता है। तो उत्तर वैदिक काल में ब्याज पर धन देने का उल्लेख हुआ है, कुसीदिन का उल्लेख हुआ है। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि इस समय व्यापार का विकास हुआ था। इसलिए ये छोटे छोटे व्यापारी थे जिनको पैसे की आवश्यकता होती थी, पैसे के कारण व्यापार नहीं कर पा रहे थे, वे साहूकारों से ब्याज पर पैसा लेते थे और उस पैसे को व्यापार में लगा करके उससे लाभ कमाते थे। तो उत्तर वैदिक कालीन में ब्याज पर धन लेने और देने का उल्लेख हुआ है। इससे भी अनुमान लगता है, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि उस समय व्यापार का विकास हुआ था। तीसरा प्रमाण कि उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण में, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण में व्यापारियों के संघ श्रेष्ठी का उल्लेख हुआ है। अब बात करते हैं यहां पर कि श्रेष्ठी का उल्लेख हुआ है, यह व्यापारिक संघ था। तो जब हम देखते हैं कि जब भी कोई चीज अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है तो संगठन नहीं बनता है। संगठन तभी बनता है जब वह विकास कर जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कोई भी आंदोलन होता है, जब 1-2 लोग उसमें रहते हैं, शुरू करते हैं, तो उस समय उस संगठन का रूप नहीं लेता है। लेकिन जैसे उस आंदोलन से लोगों का जुड़ा होता है, लोगों की संख्या बढ़ने लगती है, तो वह एक संगठनात्मक रूप ले लेता है। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि व्यापारियों के संगठन श्रेष्ठी का उल्लेख हुआ। इसका मतलब यह है कि उत्तर वैदिक काल में व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ था। तो ये हमने कहा कि उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में
व्यापार से संबंधित कुछ बातों का उल्लेख हुआ है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि उत्तर वैदिक काल में निश्चित रूप से व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ था। अब आते हैं, बात करते हैं हम परिवहन, यातायात और परिवहन की। तो यहां पर आप देखिए कि इस समय स्थल परिवहन और जल परिवहन, स्थल परिवहन और जल परिवहन दोनों का उल्लेख हुआ है उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में। यहां पर देखिए कि स्थल परिवहन में घोड़ा गाड़ी, भैंसा गाड़ी, इन सब चीज़ों का उल्लेख हुआ है स्थल परिवहन में। घोड़ा गाड़ी, भैंसा गाड़ी, इन सब चीज़ों का स्थल परिवहन में उल्लेख हुआ है। मतलब इसके माध्यम से लोग उस समय में एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते थे, यातायात के साधन के रूप में प्रयोग करते थे। जल परिवहन की जहां तक बात है तो शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। तो शतपथ ब्राह्मण चूंकि उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है और इसमें पूर्वी और पश्चिमी समुद्र का उल्लेख हुआ है, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि इस समय लोग जल परिवहन के माध्यम से भी एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे या बाहरी देशों के साथ व्यापार करते होंगे, वहां से यातायात करते होंगे। तो ये आपने देखा आर्थिक स्थिति की जो मूलभूत बातें थी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर की जो मूलभूत बातें थी उसको हमने बताने की कोशिश की। आशा है कि टॉपिक की जो उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति की जो हमने बात की है अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा और निश्चित रूप से इसको जब ठीक ढंग से आप सुनेंगे, रिवीजन करेंगे तो परीक्षा के लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, थैंक यू।